हेलो एवरीवन। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून को निकला है, एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। ये हमारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्पेशल सीरीज़ है। इसमें आज हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, मैं इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ जो एनवायरनमेंट से जुड़े हैं। सबसे पहले BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, 1883 से कार्यरत है। अगला इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WFF1, न्यू दिल्ली। ये 1969 से मुंबई में ऑपरेशनल है। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, देहरादून। ये 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI, ये 1890 में रॉयल बोटेनिक गार्डन कलकत्ता के नाम से मशहूर है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, JSI, 1960 में इस्टेब्लिश हुआ और ये सर्वे करता है, सिस्टमेटिक सर्वे ऑफ फौना इन इंडिया। नाउ जो भी एनवायरनमेंट मूवमेंट हुए या जो भी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड पीपल हैं उनकी बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन ने लिखा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, तो उन्होंने बताया कि हैबिटेट और स्पेसीज में क्लोज रिलेशनशिप है। राल्फ एमरसन ने बोला था 1840s में, डेंजर्स ऑफ कॉमर्स टू अवर एनवायरनमेंट। उन्होंने 1840s में बता दिया था। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लेके आई, हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। उनके शासनकाल में जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे वो 65 से 298 हुए। तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़ा काम किया। और साथ में ही MS स्वामीनाथन जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काफ़ी काम किया। माधव गडगिल बहुत जाने माने इकोलॉजिस्ट हैं इंडिया के। MC मेहता, अनडाउटेडली इंडियाज मोस्ट फेमस एनवायरमेंटल लॉयर। सुंदर लाल बहुगुणा, चिपको मूवमेंट के नाम से को इन्होंने चलाया। हर कोई इन्हें चिपको मूवमेंट चलाने के लिए जानता है और ये इंटरनेशनली फेमस हैं और इन्होंने एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए काम किया। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो एनवायरनमेंट में अक्सर यूज़ करे जाते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स में एयर आती है, वाटर आता है, सॉइल आती है, मिनरल आता है। क्लाइमेट, सोलर एनर्जी भी नेचुरल रिसोर्स ही हैं। अब अबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अबायोटिक हैं और जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक हैं। जैसे प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सब क्या है, बायोटिक। और जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, ये सब क्या है, अबायोटिक। इंटरेक्शन हमारा अबायोटिक एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर एंड स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म लगातार चलता रहता है और वो एक इकोसिस्टम बनाता है। इकोसिस्टम में अबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और उन सब में, दोनों में आपस में इंटरेक्शन होता है। प्लांट और एनिमल्स जुड़े हुए हैं अपने हैबिटाट में। हैबिटाट मतलब जहाँ वो पाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिव शेल बनाता है अर्थ के सराउंडिंग, और ये लोएस्ट पार्ट जो अर्थ एटमॉस्फेयर का होता है उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और ये वार्म रखता है और ये 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, ये 50 किलोमीटर तक की थिकनेस है इसकी। और इसमें सल्फेट्स की लेयर होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बारिश के लिए, रेन फॉर्मेशन के लिए। और इसमें ओजोन लेयर भी पाई जाती है। और ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करती है और धरती तक नहीं आने देती है, मतलब एक फ़िल्टर का काम करती है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो कैंसर करती हैं और बगैर ओजोन लेयर की धरती पर जीवन की हम कामना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। अब हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। हाइड्रोस्फीयर जो अर्थ का जो एरिया है, जो सरफेस एरिया है, वो 3/4 मतलब 75% का जो एरिया है
वो हाइड्रोस्फीयर से कवर है। हाइड्रोस्फीयर में क्लियरली हाइड्रो क्लियर मतलब वाटर जो पानी से कवर है। और ये मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज मराइन इकोसिस्टम इन द ओशियन, ठीक है। और फ्रेश वाटर में काफ़ी कम है, मराइन में ज़्यादा है। और अगला है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब धरती की बात करते हैं, तो ये जो अर्थ की जो क्रस्ट है 6 से 7 किलोमीटर की मोटाई है इसकी। और ये लाइज अंडर द कॉन्टिनेंट्स। और जो 92 एलिमेंट्स हैं लिथोस्फीयर में, ओनली 8 आर कॉमन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रिस्टल रॉक्स। ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूट्स 47% इज ऑक्सीजन। जो भी एलिमेंट है, हमारा जो क्रस्ट है ना, जो हमारा जो क्रस्ट बना हुआ है, उसमें 47% जो कंपोजिशन है वो ऑक्सीजन है, 28% सिलिकॉन है, 8% अल्यूमिनियम है, 5% आयरन है, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम और कैल्शियम ये 4% है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये आपस में कनेक्टेड है और एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनाते हैं। डोडो ऑफ मेडागास्कर एंड चीताज इन इंडिया आर वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जो स्पीसीज लुप्त हो गई उन्हें एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं। तो चीता इन इंडिया इज एक्सटिंक्ट नाउ। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। वर्ल्ड बैंक ने सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया था इन 1993, क्योंकि लोकल पीपल ने इसका अपोज किया था। इसराइल जो है एक कंट्री है, उसने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनी कंट्री में अपनाया और काफ़ी वाटर सेव किया। ये जो टेक्निक है इसने इरिगेशन इफ़िशेंसी को 95% तक बढ़ाया। जो गल्फ़ वॉर हुआ मिडिल ईस्ट में, तो ऑयल इंस्टॉलेशंस को जला दिया गया और उससे ज़्यादा पोल्यूशन हुआ और काफ़ी पॉइजनस गैसेस बाहर निकली। और जो गैसेस थी वो सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो कि एक एसिड रेन का बहुत बड़ा कॉज है। एसिड रेन में सल्फ़र डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल रहता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन डैम जो बन रहा था गुजरात में, उसके अपोज करने के लिए मूवमेंट चलाया था। 1981-82 में होशियारपुर के जो किसान हैं पंजाब में, उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से बात करी कि जो गेहूं की फसल है वो वाइट हो गई, गेहूं वाइट हो गया। तो जब साइंटिस्ट ने सॉइल का एनालिसिस किया तो उन्होंने देखा कि सेलिनियम जो एलिमेंट है वो उसका लेवल बढ़ा हुआ है, वो टॉक्सिक लिमिट से भी ऊपर क्रॉस कर गया था। और ये जो सेलेनियम है वो नेचुरली अकरिंग ट्रेस एलिमेंट है और ये एनिमल और ह्यूमन हेल्थ के लिए ज़रूरी भी है, बट एक लिमिट से ऊपर है फिर हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाता है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम एक रीजन होता है और एक इकोसिस्टम रीजन है विद स्पेसिफिक एंड रिकॉग्नाइजेबल लैंडस्केप, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, वेटलैंड, कोस्टल, मतलब ऐसा एक ड्रॉप भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। तो जहाँ जीवन है वही इकोसिस्टम है। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम में, जैसे इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, CO2, H2O, ये सब इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये ये अबायोटिक को लिंक करते हैं बायोटिक एस्पेक्ट से। क्लाइमेटिक रिजीम्स की बात करें तो टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, टोपोग्राफी। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्लांट्स। तो ये सब इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। अब हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं और ये लिव ऑन दी प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स उन पर निर्भर करते हैं। एट ए हायर ट्रॉपिक लेवल देयर आर कार्निवोरस एनिमल्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उन्हें कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उन्हें हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोर्स एक जो ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म्स का, वो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे वॉर्म, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, फंगी, जो ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑर्गेनिक डेड मटेरियल को स्मॉलर पार्टिकल्स में। और सिंपली डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देते हैं और जो डिकम्पोज्ड कंटेंट होता है, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, उनको प्लांट एज ए न्यूट्रिशन यूज़ कर लेता है। डिकम्पोजिशन एक वाइटल फंक्शन है नेचर में। इसके बगैर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक टाइड अप हो जाएंगे इन ए डेड मैटर एंड नो न्यू लाइफ कुड बी प्रोड्यूस्ड। तो नए जीवन के लिए डिकम्पोजर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। डिकम्पोजिशन एक नेचुरल फिनोमेना है। अब बात करते हैं एनर्जी साइकिल की। एनर्जी साइकिल जो है
based on the flow of energy through the ecosystem. Energy from sunlight is converted by plants themselves into growing new plant material. जो प्लांट है कैन ग्रो बाई कन्वर्टिंग दी सन्स एनर्जी डायरेक्टली इनटू द टिश्यूज, दे आर नॉन एज द प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम। तो प्लांट्स को हम इकोसिस्टम प्रोड्यूसर बोलते हैं। डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर लिंक टू वन अनदर थ्रू फूड चेन। जो फूड चेन है उससे प्लांट और एनिमल आपस में जुड़े होते हैं। अब फूड चेन के बाद बात करते हैं फूड वेब की। तो जो ईच फूड चेन हैज़ 3 और 4 लिंक्स। However, as each plant or animal can be linked to several other plants or animals through many different linkages. These interlinked chains, जो interlinked chains हैं उन्हीं को हम फूड वेब बोलते हैं। पहले फूड चेन होता है तो मल्टीपल फूड चेन्स मिलकर फूड वेब बनाती हैं। The energy in the ecosystem can be depicted in the form of food pyramid or energy pyramid. Food pyramid has large base of plants called producers. Pyramid has a narrower middle section that depicts the number and biomass of herbivorous animals which are called first order consumers. The apex depicts the small biomass of carnivorous animals called second order consumers. Man is the one of the animals at the apex of the pyramid. Biological diversity की बात करते हैं तो deals with the degree of nature's variety in the biosphere. India has also signed the convention in the trade and endangered species sites, which is intended to reduce the utilization of endangered plants and animals by controlling trade. अब कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सवाई माधोपुर राजस्थान में है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार ने स्टार्ट किया विद द सपोर्ट ऑफ WFF इंटरनेशनल, जो भी हमने बात करी थी ना, वर्ल्ड वाइड फंड आई इंटरनेशनल इन 1973। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन स्टार्ट किया 1960s में। प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया 1992 में। दाचिगम सेंचुरी जो है फेमस है रेयर हेंगुल और कश्मीर स्टेक के लिए। देयर आर 589 प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, 89 आर नेशनल पार्क्स एंड 500 आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सेंचुरीज सच एज भीमाशंकर, कोयना, चंदौली, राधानगराई preserves this rich flora in Maharashtra. बांदीपुर, बांद्रा, दांडेली, नागरहोल कर्नाटका में है। और एराविकुलम, पेराम्बिकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली केरला में है। ये सेंचुरीज नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं अलग से लिस्ट आपसे शेयर कर दूंगा। 2 इम्पोर्टेंट सेंचुरीज बनाई गई हैं फॉर द कोस्टल इकोसिस्टम्स, चिल्का लेक एंड पॉइंट कैलीमरे। The Sundarbans protect the largest mangrove delta in India. The Marine National Park in Gujarat protects shallow areas of sea island, coral reefs, extensive mud flats. अब बात करते हैं गरीमाथा। एक जगह है उड़ीसा कोस्ट पर, वहाँ पे ओलिव रिडली टर्टल हर साल बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और ये इम्पोर्टेंट है ओलिव रिडली टर्टल। कंजर्वेशन ऑफ अ स्पीसीज इज बेस्ट डन बाय प्रोटेक्टिंग इट्स हैबिटाट along with all other species that live in its nature. This is known as in situ conservation. मतलब जो भी स्पीसीज है जिस भी हैबिटाट में रहती है उसी हैबिटाट में उसका कंजर्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल कंजर्वेशन नेचुरल एरिया में करते हैं, नेचर में करते हैं, तो इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। अब हम जैसे नेशनल पार्क की बात करते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बात करते हैं तो इन सीटू कंजर्वेशन है। लेकिन हम किसी बॉटनिकल पार्क में कंजर्वेशन करते हैं, जू में कंजर्वेशन करते हैं, वो हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन आ जाएगा। बीज बचाओ आंदोलन सेव द सीड मूवमेंट स्टार्ट हुआ हिमालयन फुटहिल्स में और गढ़वाल एरिया में ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अब बात करते हैं ओजोन के बारे में। तो द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 50 किलोमीटर इज द टोटल कॉलम जोन इज द टोटल कॉलम ओजोन। कहने का मतलब है कि धरती से लेके आसमान में 50 किलोमीटर तक
जो एक कॉलम में जो ओजोन होगी उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम डॉप्सन यूनिट दिया गया है। अ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर बाई एन इक्विवेलेंट लेयर ऑफ प्योर ओजोन गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एट सी लेवल। दिस मीन्स दैट 100 DU डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू 1 mm of pure ozone gas at normal temperature and pressure at sea level. The uppermost layer of the soil उसे हम ए हॉरिजॉन बोलते हैं, पार्सली कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस जिसे कहा जाता है, इनऑर्गेनिक मिनरल इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट जो लेयर है उसे बी हॉरिजन बोलते हैं, कॉल्ड सब सॉइल कंटेन लेस ऑर्गेनिक मटेरियल एंड फ्यूअर ऑर्गेनिज्म दैन दी ए हॉरिजन। द एरिया बिलो दी सब सॉइल इज कॉल्ड सी हॉरिजन, कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड पेरेंट मटेरियल। तो जो सॉइल है उसको ए हॉरिजन, बी हॉरिजन और सी हॉरिजन में डिवाइड कर रखा है। डिस्चार्ज ऑफ वार्म वाटर इनटू ए रिवर इज यूजुअली कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। गर्म पानी को किसी फैक्ट्री से रिवर में हम जब मिक्स कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, तो उसे हम थर्मल पोल्यूशन बोलेंगे। अब बात करते हैं चिपको मूवमेंट की। 300 साल पहले राजस्थान का एक रूरल था, एक राजा था, उसने खेजरी ट्रीज़ को काटने का ऑर्डर दिया। तो वहाँ की जो लोकल वुमेन थी, बिश्नोई कम्युनिटी की वुमेन थी अमृता देवी, उन्होंने खेजरी ट्री से चिपक कर उसको बचाने के लिए मुहिम छिड़ी, उसे हम चिपको मूवमेंट के नाम से जानते हैं। बात करते हैं 1986 न्यूक्लियर पावर स्टेशन एट चर्नोबिल इन यूएसएसआर। उस समय का मतलब आज का रसिया, उस समय यूएसएसआर था। वहाँ पे मैन मेड डिजास्टर हुआ, न्यूक्लियर प्लांट में एक्सप्लोजन हुआ, न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ खराबी हुई टेक्निकल। तो ये अभी तक का मैन मेड न्यूक्लियर डिजास्टर है, 1986 में यूएसएसआर में हुआ। और आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, चर्नोबिल डिजास्टर की वीडियोस अवेलेबल हैं। बात करते हैं दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब कुछ पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेज हैं, जैसे सेकेंड फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। ये अवेयरनेस फैलाने के लिए, वेटलैंड का इम्पोर्टेंस बताने के लिए 2 फरवरी 1971 रामसार कन्वेंशन जो हुआ था, ईरान का शहर रामसार, तब से इसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मार्च 21 को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे आता है। अप्रैल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया था है। WHO ने इसे 1948 में स्टार्ट किया था। अप्रैल 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे आता है। अप्रैल 22 को अर्थ डे आता है। तो अर्थ डे 1970 में एक ग्रुप था USA का, उसने स्टार्ट किया। और जून 5 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात कर रहे हैं, ये स्टार्ट हुआ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 स्वीडन में हुई उसके बाद से। और जुलाई 11 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगस्त 6 हिरोशिमा डे, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बॉम्ब गिराया गया, तो अगस्त 6 को हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया गया, उसे हिरोशिमा डे कहते हैं। सितंबर 16 वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है, 1987 से हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो अब इन जो डेज़ में हमने अभी बात करी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ये हमें याद रखना है, ओजोन लेयर से रिलेटेड है। इसके पहले हमने बात करी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, स्वीडन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड है। इससे पहले हमने बात करी वर्ल्ड वेटलैंड डे फरवरी 2, ये रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड है 1971। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।